नमस्ते व्यूअर्स, मैं पूजा कश्यप स्वागत करती हूँ आप सभी का सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो अब तक तो आप जान ही चुके होंगे कि हम हर हफ्ते द हिंदू न्यूज़पेपर का एक इन डेप्थ एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो अब क्योंकि ये हफ्ता ख़त्म होने वाला है, तो आज हम क्या करेंगे कि पूरे हफ्ते में जितने भी न्यूज़ थे उनको हम रीविज़िट करेंगे। बट कैसे? तो एमसीक्यूज़ के थ्रू। तो इससे आपका पूरे हफ्ते में जो भी न्यूज़ आया था उसका रिवीजन भी हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, द पेरिस प्रिंसिपल्स आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन पढ़िए, याद करने की कोशिश करिए किस चीज़ से रिलेटेड था, और ऑप्शंस देखिए क्या कुछ दिमाग में स्ट्राइक हो रहा है। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस। तो जो पेरिस प्रिंसिपल्स थे, 29 अप्रैल के न्यूज़ में ये चीज़ थी कि पेरिस प्रिंसिपल्स जो हमारा एनएचआरसी का रिव्यू होने वाला था, एनएचआरसी के एक्रेडिटेशन का रिव्यू जो होने वाला था, उससे रिलेटेड जो न्यूज़ हमने कवर करी थी उसमें ये था कि पेरिस प्रिंसिपल्स 1991 में अडॉप्ट किए गए थे। और ये स्टैंडर्ड्स हैं किस चीज़ के लिए? तो नेशनल ह्यूमन राइट्स जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए 6 प्रिंसिपल्स का सेट है, जिनको कि सारे इंस्टीट्यूशंस को फॉलो, जो सारे ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करना पड़ता है। और ये किसने मैंडेट किया है? तो यूनाइटेड नेशंस ने इसको मैंडेट किया है। अगर आप इस न्यूज़ को दोबारा विजिट करना चाहते हैं तो उस दिन के एनालिसिस को आप देख सकते हैं, 29 अप्रैल 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following can be the impacts of warming of Indian Ocean? Options हैं इसके, intensified weather events, rise of monsoon rains, sea level rise and increase in phytoplankton population. Options कुछ इस तरीके से हैं, only 1 and 2, only 1 and 3, only 1, 2 and 3 या all of the above. क्वेश्चन पढ़िए, अपना टाइम लीजिए, समझिए क्वेश्चन को कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, कि अगर हमारा इंडियन ओशन जो है वो वार्म होगा तो उसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे। क्या वेदर इवेंट्स और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाएंगे, मॉनसून हमारा इंक्रीज हो जाएगा, सी लेवल में राइज होगा, या फाइटोप्लैंक्टन के पॉपुलेशन में इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1 and 3। क्यों? क्योंकि जब वार्मिंग ऑफ इंडियन ओशन होगा तो इससे जो हमारा मॉनसून जो है वो इम्पैक्ट इस तरीके से होगा कि मॉनसून रेन्स जो है वो घट जाएंगे, ना कि इंक्रीज होंगे, और फाइटोप्लैंक्टन की पॉपुलेशन भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इन क्वेश्चंस में इस चीज़ का बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि इंक्रीज लिखा है या डिक्रीज लिखा है, क्योंकि उस कोरिलेशन को ध्यान में रखना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये किस दिन के न्यूज़ में था? 30 अप्रैल के न्यूज़ में था, जब एक इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की एक स्टडी थी कि जो हमारा इंडियन ओशन है वो धीरे धीरे करके उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो उसमें हमने देखा था कि इसके क्या क्या रोल्स होंगे। तो इंटेंसिफाइड वेदर इवेंट्स, डिसरप्टेड मानसून, सी लेवल राइज एंड हार्म टू मरीन लाइफ। क्यों इंक्रीज हो रहा है और इंडियन ओशन का टेम्परेचर? तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो इंडियन ओशन का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। इस वजह से ये सारे इम्पैक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेटेज इन इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज। ऑप्शंस देखिए, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज क्या था उसको याद करने की कोशिश करिए कि किस चीज़ से रिलेटेड इंडेक्स था, उसके नाम से आपको क्या याद आ रहा है। तो देखते हैं इसके ऑप्शंस। तो पहला है पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर। दूसरा में इलेक्ट्रिसिटी सबसे आगे है, नेक्स्ट में नेचुरल गैस या नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन समझिए, अपना टाइम लीजिए और फिर आंसर सोचिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि जैसे जैसे ये इंक्रीज होगा, सॉरी ये डिसेंडिंग ऑर्डर होगा यहाँ पर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर यानी जैसे जैसे जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला इंडस्ट्री होगा वो सबसे पहले आएगा, और जो सबसे कम वेटेज वाला इंडस्ट्री होगा वो सबसे लास्ट में आएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि
बड़े से छोटा। तो हम देखते हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जो वेटेज है इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज में वो सबसे ज़्यादा था। इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज क्या था? तो ये एक इंडेक्स था जो कि हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करता है। इसका वेटेज जो है वो इस तरीके से कि पेट्रोलियम 28.4%, इलेक्ट्रिसिटी 19.8%, स्टील 17.92, कोल 10.33, क्रूड ऑयल 8.98, नेचुरल गैस 6.88, सीमेंट 5.37 एंड फर्टिलाइजर्स 2.63। तो यही अगर असेंडिंग ऑर्डर पूछा होता, जो गलती से मिसप्रिंट हो गया था, वही अगर वो नहीं होता, अगर असेंडिंग ऑर्डर ही आपका क्वेश्चन होता तो बिल्कुल इसका रिवर्स ऑर्डर जो हो जाता वो आपका आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज डिलीटेड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू विच ऑफ दीज अमेंडमेंट्स। तो हमें पता है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट था, तो उसको किस अमेंडमेंट से डिलीट किया गया? कुछ याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि जब हम वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे उस टाइम पे वेल्थ का एक मैनिफेस्टेशन होता है प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी कि गवर्नमेंट ने इसको हटाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और इसको कौन से एक्ट में अभी शिफ्ट किया गया है? तो आर्टिकल 300A में इसको अभी शिफ्ट किया गया है एंड इट इज़ नाउ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड नॉट अ फंडामेंटल राइट। यानी अब अगर इसका वायलेशन होता है राइट टू प्रॉपर्टी का स्टेट के द्वारा, तो हम कोर्ट्स को अप्रोच नहीं कर सकते हैं, बल्कि क्योंकि ये एक अब फंडामेंटल राइट नहीं है। कोर्ट्स को अगर अप्रोच करेंगे भी तो सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करने की पावर अब हमारे पास नहीं है, बिकॉज राइट टू प्रॉपर्टी इज नो मोर अ फंडामेंटल राइट। और ये कब आया था 44th अमेंडमेंट एक्ट? तो 1978 अंडर मोरारजी देसाई गवर्नमेंट, इस टाइम पे ये एक्ट पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसका आपको वीडियो देखना है तो 1 मई का जो एनालिसिस है वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन को मैंने उसमें बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, आप वहाँ जा कर के इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिपोर्ट इंडियाज राइज एज द एमर्जिंग सर्विसेज फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड वॉज रिसेंटली रिलीज्ड बाय। रिपोर्ट्स, इंडिसेस, इनको लेकर के क्वेश्चंस आते रहते हैं कि रैंक क्या थी, किसने रिलीज़ किया। तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक चार्ट बना लें इनका या एक टेबल बना लें जिसमें जितनी भी रिसेंट रिपोर्ट्स हैं वो सारा नोट करके रखें और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उसको रिलीज़ करती है, इंडिया के बारे में उसमें क्या कहा गया है, कोई रैंक है तो उसमें इंडिया का क्या पोजीशन है, ये सारी चीज़ें आप नोट करके रखें। तो अब इसका ऑप्शन देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, गोल्डमैन सैक्स, यूनाइटेड नेशंस। अगर मुझे कुछ भी नहीं पता होता इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो भी अगर सिर्फ तुक्का लगाना होता तो क्या तुक्का लगाते आप? मैं अगर होती तो मैं गोल्डमैन सैक्स लगाती। क्यों? क्योंकि देखिए बाकी सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बहुत प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो IMF हो, WTO हो या UN हो, बल्कि गोल्डमैन सैक्स का नाम तो काफ़ी लोगों ने सुना भी नहीं होता है। इस वजह से तो अगर ऐसा कोई पिक्यूलियर सा नाम आपको देखने को मिले जो कि आपने सुना नहीं होता है और वो रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट होती है, तो ये मान लेना कि आंसर जनरली वही होता है। 100% रूल नहीं होता है, बट जनरल टर्म्स में वही होता है क्योंकि लोग ऐसे ऑप्शंस नहीं देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्डमैन सैक्स। हमने देखा था कि गोल्डमैन सैक्स ने एक रिपोर्ट रिलीज़ करी थी, इंडियाज राइज एज एमर्जिंग सर्विसेज फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें उन्होंने बताया इस रिपोर्ट में कि कैसे इंडिया की जो इंटैंजिबल एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा राइज कर रही हैं ड्यूरिंग द लास्ट 2 डेकेड्स और आगे भी चल के ये बहुत ज़्यादा राइज करेंगी। और इनका प्रोजेक्शन है कि $800 बिलियन की इंडस्ट्री बन जाएगी हमारी जो इंटैंजिबल एक्सपोर्ट्स की इंडस्ट्री है बाय द ईयर ऑफ 2030। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे हो जाएगा, identify the correct statements. The Shaksgam Valley is located to the south of the Siachen Glacier. The Kishanganga passes through the region of Pakistan occupied Kashmir. 2 स्टेटमेंट्स हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें से कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। तो पहला है कि शाक्सगाम वैली जो है
वो सियाचिन ग्लेशियर के साउथ में लोकेटेड है, और दूसरा कि किशनगंगा रिवर जो है वो POK के रीजन से पास करता है या नहीं। अब इसके लिए इस दिन के एनालिसिस में जो मैंने आपको मैप दिखाया था वो याद करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कि पूरे मैप में मैंने आपको डिस्कस किया था कि कहाँ सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड है, कहाँ शाक्सगाम वैली लोकेटेड है, शाक्सगाम वैली को किसकी एडमिनिस्ट्रेशन है, सियाचिन ग्लेशियर को क्यों इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करी थी। किस दिन? तो इसको मैंने डिस्कस किया था 3 मई को, यानी कल की न्यूज़ एनालिसिस आप देखेंगे तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें मिल जाएंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। सॉरी गाइज, इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2, नॉट बोथ 1 and 2, बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज wrong. This is a typo, so please correct it. The answer will be B. तो सियाचिन ग्लेशियर के साउथ में नहीं बल्कि नॉर्थ में लोकेटेड है शाक्सगाम वैली, ये है आपका शाक्सगाम वैली। और दूसरा कि जो मुजफ्फराबाद है यानी POK का जो कैपिटल है उससे पास करती है किशनगंगा रिवर, और किशनगंगा रिवर जो है उसको नीलम रिवर बोलते हैं POK में, जो कि झेलम रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सीरीज में और लेकर आऊं तो कमेंट्स में बताइए, और बाकी द हिंदू एनालिसिस के लिए हर रोज़ सर्वोदय IAS के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।